हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये करंट अफेयर्स है। ये इस टॉपिक के अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं और भी, उन सब पर चर्चा करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक इन्फॉर्मेशन बस देना चाहता हूँ कि जनवरी से लेकर जुलाई तक का मैराथन करंट अफेयर्स वीडियो आ रहा है। 3 अगस्त की सुबह 9 बजे नॉन स्टॉप होगा, कुछ घंटे का। संडे का दिन है, वक्त निकाल के रखिएगा ताकि आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाए। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और आज का जो सबसे हॉट टॉपिक है दुनिया में, जो सुर्खियां हैं, उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस देश के कामचटका प्रायद्वीप के पास जुलाई 2025 में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे प्रशांत महासागर में सुनामी आ गई है? कब आया है? आज ही आया है, 30 जुलाई को आया। आंसर क्या होगा? रूस। बिल्कुल, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। बिल्कुल, आधी दुनिया में एकदम हड़कंप मचा हुआ है सुनामी की वजह से। ठीक है, इस पर लाइव भी चल रहा है द हिंदू में और तमाम अखबारों में, न्यूज़पेपर में। तो देख रहे हैं आप कि रशिया, जापान, यूएस, ये सब कुछ पूरे हिले हुए हैं, वहाँ पर बुरे हालात हैं। एक्चुअल में कहाँ पर आए? ये रूस है। रूस का ये जो प्रशांत महासागर में एक क्षेत्र है, वहीं पर यह प्रायद्वीप पर यह है कामचटका। इसको एक बार मैप के ज़रिए देखते हैं। ठीक है, तो ये अपना प्यारा भारत रहा। और अब चलेंगे कहाँ पर? हम रशिया को देखते हैं, जहाँ भूकंप आया है। ये है रशिया, विशालकाय रशिया है, रूस है। और उसी का यहाँ पर जो देख रहे हैं आप ना, ये वाला जो इलाका है इस तरफ का, यहाँ वाला जो इलाका है, ये वाला देख रहे हैं, यही है कामचटका प्रायद्वीप पेनिनसुला। और आज ही 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है। ये 3 तरफ से प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ओके, और ये रूस के उत्तरी क्षेत्र में ये स्थित है। इस भूकंप की वजह से 8.8 रिक्टर स्केल का जो भूकंप आया, उससे 4 मीटर तक की सुनामी आ गई। 4 मीटर काफ़ी ऊंचाई होती है। और उसके बाद कई सारे क्षेत्र में, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक सुनामी का कहर बरप चुका है। कौन कौन सा? एक तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये है कुरिल द्वीप समूह है, जो जापान और रूस के बीच में विवादित जगह है। यहाँ पर सुनामी की वजह से नुकसान हुआ है। इसके अलावा जापान के बड़े इलाके में, इस तरफ में, वहाँ का जो उसके उत्तरी द्वीप है, ये वाला यहाँ पर हक्काइडो, उसके तटीय क्षेत्रों में सुनामी आ गई है। यहाँ तक कि अमेरिकन जो जियोलॉजिकल सर्वे है, USGS, तो उसके मुताबिक भूकंप का केंद्र जो है ना, वो समुद्र तल से 19 किलोमीटर की गहराई पर था। और ये भूकंप तो वैसे आया है सुबह 4 बज के, अगर भारतीय समय के अनुसार देखेंगे तो 4:54 पर सुबह आया है। और ख़ास बात है कि अमेरिकी जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है ना, वो एजेंसी है, उसका कहना है कि अब तक जो दुनिया में 6 सबसे शक्तिशाली भूकंप जो गिने गए हैं ना, उनमें से ये एक अब हो गया है, 8.8 रिक्टर स्केल का। तो उसका असर यहाँ तक हो गया है। इसके अलावा चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन सब इलाकों में जो क्षेत्र हैं समुद्र के किनारे, उन सब को खाली कराया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर जापान को देखेंगे, यहाँ जो फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर प्लांट है, उसको खाली करा दिया गया है। आप सोचिए कितनी गंभीरता है इस सुनामी की। जापान में लगभग 20 लाख लोगों को कह दिया गया है कि हट जाओ किनारे से। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, थोड़ा और इसको ढंग से समझते हैं, ये प्रायद्वीप है, यहीं पर भूकंप आया और इसकी वजह से पूरा इलाका आप देखेंगे कि इधर से बढ़ेगा, बढ़ते 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 ये फैल, यहाँ से जो भूकंप हुआ है। और भूकंप की वजह से क्या होता है, जब धरती हिली, भूकंप आया, 8.8 रिक्टर स्केल बहुत ही भयानक हुआ, तो वो पानी को पूरे उसने हिला दिया। किस तरीके से हिला दिया? एक मैं एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ। ये जापान का जो टोक्यो यूनिवर्सिटी है, उसने बनाया हुआ है कि जब भूकंप आता है और सुनामी होती है तो किस तरीके से पानी की लहरें आगे बढ़ती हैं, और बहुत ऊंची ऊंची लहरें बढ़ती हैं। ये 4 मीटर की ऊंचाई का लहर आगे बढ़ता जा रहा है, जो यहाँ पर पूरा इस तरफ अमेरिका लेकर आपको इधर जो दक्षिणी अमेरिकी जो देश हैं, उन सब में वहाँ असर ये दिखाएगा अभी। ओके, तो फिर से आते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, इस जगह पर ना हवाई इलाका है, हवाई द्वीप है अमेरिका का, वहाँ भी इफ़ेक्ट है, इस तरफ पूरा इफ़ेक्ट है आपको। ये तो देख लिया आपने, फिलीपींस हो गया, उधर हो गया, ऑस्ट्रेलिया तक असर है।
और इस तरफ हम देखेंगे इधर जो दक्षिणी अमेरिका है, चिली वगैरह, वहाँ भी इफेक्ट होने के चांसेस बने हुए हैं, ख़तरे बने हुए हैं। ओके, ये पूरा इलाका, ये पूरा प्रशांत महासागर जो ना, ये नॉर्थ और साउथ दोनों हिस्से में वो पूरे सुनामी का असर देखने को मिल रहा है। इसका असर हालांकि हिंद महासागर में यानी भारतीय क्षेत्र के आसपास नहीं है, लेकिन इस तरफ के तमाम इलाके में ज़रूर बना हुआ है। ये भी पूरा जो इलाका है यहाँ वाला, चाहे फिलीपींस हो, आपको मलेशिया हो, वियतनाम हो, इन सब में, ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, ये सब इलाकों में इसका खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ तक कि आपको बताऊँ कि अमेरिका का जो हवाई इलाका है, द्वीप समूह है, वहाँ पर इमरजेंसी लागू कर दी गई है। हवाई के बिग आइलैंड पर एक क्रूज को हटा लिया गया, यात्रियों को वापस बुला लिया गया। रूस के कामचटका जो ये प्रायद्वीप है, यहाँ पर जो गवर्नर हैं व्लादिमीर सोलोदोव, तो उन्होंने वीडियो पोस्ट करके भी कहा है कि इस भूकंप जो आया वो दशकों में सबसे शक्तिशाली था और पूरे यहाँ ख़राब हालात हो गए हैं। ओके, यहाँ तक कि आपको बताऊँ पेरू, इक्वाडोर, इन सब में भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। एहतियातन लोगों को, जो कोस्टल एरिया में लोग रह रहे हैं, उन सब को हटा लिया गया है। अब सुनामी क्या होता है, मैंने बताया अभी आपको। समुद्री तूफान को जापानी भाषा में सुनामी कहते हैं, जापान में सुनामी कहा जाता है। और जापानी भाषा में सू का मतलब समुद्र होता है, नामी का मतलब लहरें होती हैं, मतलब समुद्री लहरें जो ऊंची ऊंची उठ रही हैं उसी को सुनामी कहते हैं। और पूरी दुनिया में जापान को ही सुनामी के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका माना जाता है। और इसी वजह से मैंने ये वाला जो एनिमेशन है ना, आपको दिखाया कि किस तरीके से सुनामी आगे बढ़ती है। इसलिए जापान से ये शब्द निकला सुनामी, और ये पूरी दुनिया में वो अब इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सुनामी की लहरें होती हैं वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, और ऊंचाई 4 से 10 मीटर ऊंचाई तक भी हो सकती है, और लहरें बनाती है। भूकंप जो है ना, वो सुनामी लहरें बनाती है। जैसे कि आप अगर तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं, किस तरह से लहरें बढ़ने लगती हैं, यही सुनामी का थोड़ा बड़ा रूप, मतलब सुनामी के रूप में ये बड़ा रूप देखने को मिलता है। जो केंद्र है उसके आसपास के बड़े इलाके में ये भूकंप के असर से ये सुनामी इस तरीके से बनती है। ये उदाहरण जापान का है, आया है रशिया में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, क्या इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है सुनामी की? तो नहीं, सुनामी की सटीक भविष्यवाणी अभी तक नहीं कर सकते। क्या है ना, भूकंप जो आता है ना, धरती की प्लेट्स जो हैं, टेक्टोनिक प्लेट, तो हम जो ऊपर हैं वो टेक्टोनिक प्लेट पर ही हैं। टेक्टोनिक प्लेट के नीचे धरती में क्या है, वो पूरा लावा है, पिघली हुए लावे हैं। तो उसके ऊपर तैर रही हैं चट्टानें, और चट्टानें जो है ना वो एक दूसरे से टकरा रही हैं। अब जहाँ जहाँ चट्टानें मिली हुई हैं वहाँ पर समुद्र में सुनामी का ख़तरा बहुत ज़्यादा बना हुआ रहता है। ओके, और इस इलाके को अगर हम देखेंगे, ये जो पूरा इलाका है, ये एक ख़ास प्लेट है जो कि कई सारे प्लेटों से यहाँ पर टकराता है, तो इसलिए ये ख़तरा बना हुआ है। अगर हम देखेंगे अब तक का सबसे जो ख़तरनाक सुनामी हुआ था वो कब हुआ था? 2004 की बात है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी और उसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। 2,30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे उसमें। भारत में भी उसका असर हुआ था और उसकी वजह से करीब 2400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 3800 से ज़्यादा लोग लापता हो गए थे। भारत में ही 2000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ था। ठीक है, तो ये जो है ना वो सुनामी जो इस तरफ आई थी उस समय जब भारत में असर हुआ था, उस समय का अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, हाँ, ये उस समय जो सुनामी आई थी 2004 में अगर हम देखेंगे वो इस तरफ आई थी यहाँ, और उसका असर इधर हिंद महासागर और इस तरफ के इलाके में भी था। तो अभी ये बहुत बड़ा भूकंप आया है और उसकी वजह से जो है ना वो स्थिति पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। तो कौन सा प्रायद्वीप है? रूस का है, कामचटका प्रायद्वीप है, कामचटका पेनिनसुला है। और ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में, कामचटका प्रायद्वीप के बारे में आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही। चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि
इसका जो PDF है ना वो शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। डेली का PDF फ्री होता है, तो शार्प लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करके वहाँ फ्री वाले सेक्शन में आज का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए मेंबरशिप प्लान है, ISPCS मेंबरशिप प्लान है जो कि UPSC और स्टेट PCS लेवल का है, और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि SSC, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है, आपके बहुत काम आएगा। और इन सब मेंबरशिप प्लान के ज़रिए क्या मिलता है आपको, पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं पूरे करंट फोर्स के, और अगले 365 दिनों तक यानी अगले 1 साल तक आपको अपडेट मिलता रहेगा। वो PDF होगा, टेस्ट होगा, वीडियो होगा, ये सब कुछ होगा। और PDF खास तौर पे बनाया जाता है अलग तरीके से, वन लाइनर, MCQ नोट्स होता है, डिटेल में भी होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वीडियो का लिंक भी देते हैं हम, जैसे सुनामी वाला है ना, अगर आप पढ़ रहे हैं PDF और उस पर लिंक पर क्लिक कर देंगे तो यही वीडियो वहीं से वो चालू हो जाएगा, और इस तरीके से आपकी तैयारी शानदार हो सकती है। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि 72वीं BPSC के लिए प्री मेंस और इंटरव्यू मतलब पूरी तैयारी के लिए हम लोग ने फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। 11 अगस्त से क्लासेस शुरू हो रही हैं शार्प लर्निंग ऐप पर, और प्राइस ये है, एडमिशन बंद होने से पहले आप एडमिशन ले लें तो बेहतर रहेगा। पूरी टीम है हमारी, सब कुछ तैयारी कराएंगे हम इस बार आपकी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, RBI ने जून में यानी जून 2025 में 4 क्विंटल सोना की खरीदारी की है। इससे इस मंथ तक कुल स्वर्ण भंडार बढ़कर कितना हो गया है टोटल? आंसर क्या होगा? 879.8 टन। कितना है? 879.8 टन। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द इकोनॉमिक्स टाइम्स में, क्लिपिंग भी देता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझिए कि ऑथेंटिक ये पूरा करंट फोर्स है आपके पास, ठीक है। तो RBI के पास 27 जून तक 879.8 टन सोना था, और ये पिछले सप्ताह यानी अभी जुलाई की बात करेंगे आंकड़े में, ये बढ़कर हो गया 879.6 टन, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे इसको करेंगे तो ये लगभग 4 क्विंटल सोना खरीदा गया है, यानी 400 किलो सोना जो है ना वो खरीदा गया है। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट, टन और क्विंटल में फ़र्क हो जाता है। तो कुछ साल में अगर हम देखेंगे पिछले कुछ सालों का इतिहास, तो भारत जो है ना, या कहें RBI खास तौर पे, वो सबसे ज़्यादा सोना खरीदने वाले देशों में से एक बन गया है। क्यों? क्योंकि पिछले 5 वर्षों में सोने की कीमत में 80% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। 18 जुलाई 2025 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 12.1% हो गई है। टोटल जो हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें से कितना? 12.1%। जबकि अगर हम पिछले साल की देखेंगे उसी वक्त में जुलाई में 2024 में, तो 8.9% था टोटल जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें से। अब सवाल यहाँ पर आता है कि आखिर RBI इतना सोने में निवेश क्यों कर रहा है, क्यों लगातार RBI सोना खरीद रहा है? ये सोच लगातार दिख रही है पिछले कई वक्त से। देखिए क्या होता है ना, जब भी डॉलर या दूसरी विदेशी करेंसी है अगर उसमें कुछ कमी आती है तो फिर सोने के भाव बढ़ते हैं। और अभी इस वक्त जो हालात हैं दुनिया में, ट्रेड वॉर की स्थिति है, इसके अलावा युद्ध की स्थिति है, कई सारे युद्ध भी चल रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में, इसके अलावा तनाव के हालात हुए थे ईरान और इज़राइल के बीच में, इज़राइल और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच में तनाव चल रहा है। तो इस परिस्थिति के में सोना जो है ना वो सबसे भरोसेमंद संपत्ति माना जा रहा है। RBI जब भी विदेशी मुद्रा भंडार की प्लानिंग करता है ना, यानी फॉरेक्स रिजर्व की प्लानिंग करता है, तो उसके 3 बड़े मकसद होते हैं। एक तो सिक्योरिटी, ठीक है, आर्थिक सुरक्षा। एक लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ कि हम उसको तुरंत जो है ना वो बेचकर और उसके ज़रिए हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और तीसरा रिटर्न, यानी मुनाफा, अगर हम कोई चीज़ रख रहे हैं तो मुनाफा क्या हो रहा है। और ख़ास तौर पर भारत जो है ना वो ये कर रहा है। अगर आप देखेंगे ना हर साल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा तो डिविडेंड सरकार को देता है RBI। तो कहाँ से लाता है वो? ऐसे ही लाता है, जो सोना खरीदा है उसके रेट बढ़ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बढ़ जाता है, उसकी टोटल जो कैलकुलेशन करते हैं तो वो बढ़ जाता है। ओके,
खास तौर पर अभी सोने की डिमांड दुनिया भर में बढ़ी है और उसकी वजह से महंग सोने की कीमत बढ़ी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जब, मतलब आपको बताऊं कि जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ ना, उसके बाद रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। रूस अब डॉलर से कोई पेमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है, डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ऐसे में क्या है, स्विफ्ट का यूज़ नहीं कर सकता। स्विफ्ट यानी जो दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम है उसका यूज़ नहीं कर सकता है। तो ऐसे में उसके पास जो गोल्ड है ना वो बड़ा काम आया है। वो उस गोल्ड के ज़रिए उसने बहुत सारी चीज़ें, अपनी ज़रूरतों की चीज़ें वो ले लेता है। हालांकि उसके गोल्ड पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन गोल्ड ऐसी चीज़ है जिस पर रोक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो दुनिया में जब भी तनाव बढ़ता है या फिर डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव आता है, तो सोना सबसे भरोसेमंद और एक अस्थायी विकल्प के तौर पर कुछ वक्त के लिए दिखता है। यहाँ तक कि जब शेयर बाजार भी गिरता है, तो करेंसी कमज़ोर पड़ती है, तो अक्सर सोने की कीमतें बढ़ती हैं। और यही वजह है कि आरबीआई लगातार सोना खरीद रहा है लेकिन बेच नहीं रहा है। तो ये साफ संदेश है कि ये लंबी रणनीति के तहत जा रहा है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा इसका? 29 जुलाई को, ठीक है। और इस बार की थीम क्या है? स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को ध्यान में रखते हुए बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। इस थीम का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि बाघ का के क्षेत्रों का जो विस्तार हो रहा है ना, उसकी वजह से जो वहाँ स्थानीय लोग हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में बाघ और स्थानीय लोगों के बीच में टकराव की स्थिति आती है। तो यहाँ मैसेज ये दिया गया है कि जो स्थानीय समुदाय हैं उनका भी ध्यान रखा जाए और टाइगर यानी बाघों का भी ध्यान रखा जाए। ये है, ये जो डे है ना, वर्ल्ड टाइगर डे, इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, जब रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट की मान्यता दी गई थी उस दौरान। ओके, भारत में कितने बाघ हैं? देखिए, दुनिया में जितने बाघ हैं ना, उसका 3/4 यानी 75% हिस्सा बाघ भारत में है, ठीक है। 2022 का आंकड़ा अगर देखेंगे तो 3682 बाघ थे, वो आंकड़ा बढ़ चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है भारत में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, भारत सरकार ने शुरू किया गया था, भारत सरकार के द्वारा। जब उस समय 1973 में तो मात्र 1800 के आसपास ही रह गए थे, जबकि एक समय बहुत टाइगर बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। अब चलते हैं आगे, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो ना तो लाइक बटन दबाइएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को ये वीडियो। और बहुत सारे लोग जो सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने, मैं एनालिटिक्स डेटा देखता हूँ तो 75% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। उनसे अपील है ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पे ऑल वाला बटन दबाएंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, बांदीपुर और कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल ये नहीं है कि किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। यहाँ सवाल ये है घनत्व के बारे में, ये बाघ घनत्व की बात की जा रही है, यानी टाइगर डेंसिटी की बात की जा रही है, मतलब एक क्षेत्र में ज़्यादा बाघ किस जगह पर हैं। तो आंसर क्या होगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? ये है असम में। यहाँ हर 100 वर्ग किलोमीटर पर 18 बाघ हैं असम में। और वहाँ पर जो संख्या है ना, वो 2024 का अगर आंकड़ा देखेंगे तो उसमें ये जो बाघ है ना, उसकी संख्या बढ़कर अब 148 हो गई है, ठीक है। कुछ डेटा भी मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट, ये जो एक रिपोर्ट जारी की गई है, क्या है रिपोर्ट? स्टेटस ऑफ टाइगर इन काजीरंगा 2024, वो अभी जुलाई 2025 में जारी की गई है। और इस रिपोर्ट को 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के मौके पर जारी किया गया है। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, तो उन्होंने भी ये इसके बारे में कहा है, सोशल मीडिया पर भी कहा है। तो उसके बाद ये डेटा सामने आया है। अब इस पार्क में हर 100 वर्ग किलोमीटर पर 18 बाघ होने की पुष्टि की गई है। काजीरंगा में अब 148 बाघ हैं, वो इतने बाघ हो गए हैं। और उनमें से 83 मादा बाघ हैं, 55 नर बाघ हैं और 10 बाघों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हुई है। खास तौर पर काजीरंगा का जो एक क्षेत्र है ना, ईस्टर्न असम वाइल्ड लाइफ डिवीजन, तो वहाँ पर मतलब काजीरंगा के एक हिस्से में, वहाँ पर जो है ना वो 115 संख्या हो गई। टोटल है 148 डेटा।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो डेटा है, वो लेटेस्ट डेटा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सर्वे हुआ दिसंबर 2023 से अप्रैल 2025 तक। 1300 वर्ग किलोमीटर में कैमरा ट्रैप लगाए गए थे और उसके ज़रिए 148 बाघों की पहचान की गई है। ये सर्वे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के गाइडलाइन के अनुसार की गई है। ठीक है, तो बढ़ोतरी की क्या वजह है, बाघों की संख्या कैसे क्यों बढ़ रही है? ये रिहायशी इलाके जो खासतौर पर जो उसका बाघ का जो क्षेत्र है ना वो बढ़ रहा है, उसमें जोड़ा गया है, जैसे 200 वर्ग किलोमीटर का नया क्षेत्र शामिल किया गया है। तो उससे वो बाघ जो है ना वो उनको रहने, घूमने फिरने इन सब की थोड़ी आज़ादी सी मिल जाती है। तो और इसके अलावा निगरानी बहुत की जाती है ताकि शिकार ना हो पाए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही जो आपने जाना। चले आप आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा। कर्नाटक के मैंगलोर की रेमोना परेरा, तो उन्होंने कितने घंटे भारतनाट्यम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? आंसर का 170 घंटे, 170 आवर्स। और अरे इसका क्लिपिंग नहीं लग पाया, खैर मैं बता दूंगा आपको। तो मैंगलोर की हैं, ये सेंट एलोयसिस कॉलेज की बीए की स्टूडेंट हैं। लगातार 170 घंटे तक भारतनाट्यम किया और इसी वजह से उनको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ओके, पिछला रिकॉर्ड 127 घंटे का था और इन्होंने 170 घंटे ये भारतनाट्यम किया है। अगला क्वेश्चन होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा IQ यानी इंटेलिजेंस कोशिएंट वाले लोगों की सूची जारी हुई है। उस सूची का नाम है गीगा सोसाइटी रिपोर्ट 2025। उसमें फर्स्ट स्थान पर कौन है? ये सब जीवित लोगों की आंसर होगा ये यंग हून किम। ठीक है, रिपोर्ट और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप इंडियन एक्सप्रेस में। ये रिपोर्ट है गीगा सोसाइटी रिपोर्ट। ये संगठन IQ रिपोर्ट जारी करता है और ये हैं मिस्टर यंग हून किम। कहाँ के हैं ये? दक्षिण कोरिया के हैं और इनका IQ स्कोर कितना है? 276 है। ये साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा न्यूरो साइंस से जुड़े हुए हैं, लिंग्विस्टिक के क्षेत्र में भी ये काम कर रहे हैं। ओके, तो एक बार मैं आपको टॉप 10 जो लिस्ट है ना वो दिखा देना चाहता हूँ। तो सबसे जिनका ज़्यादा IQ है वो है यांगहुन किम, दक्षिण कोरिया के। उसके बाद नाम आता है अमेरिकी हैं टेरेंस ताओ। क्या नाम है? टेरेंस ताओ। ये ऑस्ट्रेलियाई मूल के अमेरिकी हैं। ओके, उसका क्या नाम है? मर्लिन वोस सावंत। 228 उनका IQ है, अमेरिकी हैं और लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्रिस्टोफर हिराता का नाम है, जापानी मूल के अमेरिकी हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं वो। इसका 5वें स्थान पर जो नाम है वो इवेंजेलोस कात्सियोलिस नाम है। 200 इनका IQ है, अमेरिकी हैं ये। ठीक है, तो ये बाकी टॉप 10 का आप ये देख रहे हैं आप। ओके, तो IQ स्कोर का मतलब क्या हुआ? औसत जो IQ होता है ना वो 100 माना जाता है। अधिकांश लोगों का स्कोर 85 से 115 के बीच में होता है। 130 से अगर ज़्यादा अंक है तो फिर माना जाता है कि ये असाधारण रूप से हाई IQ वाले लोग हैं। 70 से कम है तो माना जाता है कि बहुत कम IQ है, उसको सीखने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तो गीगा सोसाइटी है वो जो IQ दुनिया भर में देखता है और फिर उसकी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, इसमें इस रिपोर्ट में शामिल होने के लिए 190 या उससे ज़्यादा IQ होना चाहिए और दुनिया भर में मुट्ठी के भर मतलब कुछ ही लोगों के पास इतने IQ है। IQ की शुरुआत कैसे हुई थी? इसके टेस्ट का विचार आया था सन 1900 के दशक में, जब फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड ब्रेन ने इसको गढ़ा था। शुरुआती टेस्ट में स्मार्ट बताना उद्देश्य नहीं था, बल्कि ये थी कि अच्छे जो तेज छात्र हैं उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा ऐसे छात्र जिनको ज़्यादा ध्यान जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनका कम IQ है तो उनको ज़्यादा बेहतर ढंग से पढ़ाने की ज़रूरत है, उसके लिए ये किया गया था। अच्छा, IQ के मामले में मैं मतलब ये जब रिपोर्ट देख रहा था ना उसके बाद मैंने सर्च किया कि भाई अल्बर्ट आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे ना उनका IQ कितना था? 160 IQ था, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 30 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, अपनाया था। ओके, अगला क्वेश्चन होगा, लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया गया है, तो इसमें किस बोर्ड के गठन का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय खेल बोर्ड यानी नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, इसका प्रावधान किया गया है और ये द हिंदू ने काफ़ी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इस पर काफ़ी डिटेल में बात की है। केंद्रीय खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया है और मूल बात ये है कि एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनेगा जिसके दायरे में सभी खेल महासंघ जो ना भारत के वो सब आ जाएंगे। तो खेल संघों को, महासंघों को मान्यता देना, मान्यता रद्द करना, फंडिंग देना, इस तरह के मतलब सारे काम ये राष्ट्रीय खेल बोर्ड करेगा। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर खेल संस्थाओं को भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा मान्यता दी जाती थी, अब उससे भी ऊपर एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड बन जाएगा। और ख़ास बात यह है कि BCCI जो अब तक खुद को स्वतंत्र कहता रहा है और कहता रहा है कि हम कोई सरकार से फंड नहीं लेते हैं, हम एक स्वायत्त संस्था हैं, तो उस पर भी जो है ना वो राष्ट्रीय खेल बोर्ड का नियंत्रण रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अलग बदलाव की ओर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल नीति जो जारी हुई थी अभी हाल ही में, जिसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था, ओके, तो उससे रिलेटेड ही ये चीज़ें हैं। और इसके लिए एक ट्रिब्यूनल की भी स्थापना की जाएगी जिसमें मतलब सिविल कोर्ट पर निर्भरता थोड़ी कम हो जाएगी और केसों का जो निपटारा है ना वो ढंग से हो पाएगा। अगर खेल संघों में, महासंघों में चुनाव में प्रॉब्लम हो गई है, चुनाव विवादित हो गया है, तो फिर वहीं पर मामला जाएगा। इस खेल बोर्ड के साथ जो एक ट्रिब्यूनल भी होगा वो पूरे चीज़ों को नज़र डालेगा, वही देखेगा, ठीक है। तो ये सब कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें देखने को मिलेंगी आगे आने वाले वक्त में। चाहे कुछ भी हो, दुर्व्यवहार हो रहा है एथलीट के साथ, महिला एथलीट के साथ, जो पिछले साल काफ़ी चर्चा में भी रहा, उत्पीड़न, वो सब कुछ ये जो संस्था है ना जो बनने वाली है वही देखेगी, ठीक है। और ये सब चीज़ें होंगी, महत्वपूर्ण बात ही रही। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। और ये है प्रश्न, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। आंसर का 30 जुलाई को। और इस बार की थीम क्या है? मानव तस्करी संगठित अपराध है, शोषण समाप्त करें, ये है इस बार की थीम। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है दिवस। और आपको बताऊं, यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर जब मैं ये कंटेंट बना रहा था तो उसकी वेबसाइट पर गया ऑफिशियल, और उसमें ये डेटा था कि 2020 से 2023 तक दुनिया भर में 2 लाख से अधिक मानव तस्करी पीड़ितों का पता चला है। ये तो वो हैं 2 लाख लोग, 2 लाख बच्चे, महिलाएं, पुरुष, ये सब बुजुर्ग जिनकी तस्करी की गई और इन पीड़ितों के बारे में पता चला। और इससे भी कई गुना ज़्यादा ऐसी संख्या है जिनका पता नहीं लग पाया। तो मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये एक बहुत बड़ी समस्या है ये, और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज सिर्फ 9 प्रश्न, कल 11 प्रश्न थे, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो एक और फिर से रिमाइंडर लगा दूं आपको कि 3 अगस्त की सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स मैराथन देखना मत भूलना। पूरा कंटेंट होगा इस साल का, जनवरी से लेकर जुलाई तक का, सब कुछ पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको, ओके। और मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स के लिए शानदार ढंग से, शार्प लर्निंग ऐप पर देख सकते हैं आप। ओके, बाय।